हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटॉमिक इंग्लिश, द हिंदू डेली वोकैब एंड एडिटोरियल एनालिसिस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी प्यारे बच्चों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ भाई सभी बढ़िया होंगे, सबकी तैयारी एकदम मस्त चल रही होगी। ऑलराइट, चलिए भाई क्लास को शुरू करते हैं। क्लास बेनिफिट्स हमेशा की तरह फर्स्ट पोर्शन में वोकैब मिल जाएगी, डेली वोकैब जो कि एडिटोरियल से रहती है, और ये सारी की सारी वोकैब एग्जाम ओरिएंटेड है। आपको एग्जाम में यही वर्ड्स एज इट इज़ देखने को मिलते हैं। देन उनका पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन देखते हैं कि भाई वर्ड्स हैं क्या, नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है या फिर क्या है। दैन सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स कर लेंगे इनके। उसके बाद इसी क्लास में आपको मिल जाएंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो जितने फॉर्मेट हो सकते हैं वोकैब के, इस एक सिंगल क्लास में आपको डेली बेसिस पर मिल जाते हैं, जो आपकी वोकैब की प्रिपरेशन को बहुत बड़े लेवल पर बूस्ट करता है। सेकंड पोर्शन में रीडिंग कॉम्प्रहेंशन एंड ग्रामर कवर करेंगे, एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे, द हिंदू का एक प्यारा सा एडिटोरियल लेंगे और उसको डिटेल में एनालाइज करेंगे, जिससे कि आपका रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पार्ट स्ट्रॉन्ग होगा और एग्जाम में आपको अनसीन पैसेज अच्छे से समझ में आने लग जाएंगे। आगे कॉम्प्रहेंशन एंड ग्रामर के एमसीक्यूज करेंगे बिल्कुल सेम फॉर्मेट पर, जैसा कि आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। जब आप इनको सोल्व करोगे आपको लगेगा कि आप एक क्वेश्चन पेपर ही सोल्व कर रहे हो, उससे टफ रहता है, उससे हल्का नहीं रहता है। ठीक है, एग्जाम से लेवल जो है वो एक लेवल ऊपर है, उससे कम नहीं है। थर्ड पोर्शन में कवर करेंगे क्लोज टेस्ट एंड पीक्यूआरएस यानी कि पैरा जंपल। हर एग्जाम में आ रहे हैं भाई आजकल, और काफ़ी डिफिकल्ट है इनको टैकल करना, लेकिन जब आप मेरे साथ में डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करोगे, कुछ ट्रिक्स लगाओगे, तब ये चीज़ें भी आसान बन जाएंगी और इन दोनों पोर्शन में भी आप फुल मार्क्स सिक्योर कर पाएंगे। फोर्थ, ट्रिकी एमसीक्यूज प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वीडियो का। जितनी आपने स्टार्टिंग में वोकैब पढ़ी है वहाँ पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, सब कुछ समझ में आएगा, लेकिन वोकैब की नेचर होती है आप उसको भूल सकते हो, तो आप उसको भूले ना, आपकी परमानेंट मेमोरी में जाएँ चीज़ें। उसके लिए फिर ट्रिकी एमसीक्यूज प्रैक्टिस तैयार किए हैं। जब आप इनको सोल्व करोगे, बहुत हल्के हल्के रहते हैं, काफ़ी मज़ा आता है इनको सोल्व करने में। तो फिर ये जब आप इनको ट्रिकी एमसीक्यूज प्रैक्टिस को लगा लेते हो, इसके बाद तो चीज़ें एकदम रट जाती हैं। बेनिफिट्स, एसएससी के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, चाहे वो सीजीएल की तैयारी करते हो, सीपीओ, सीएचएल, स्टेनो या फिर कोई और एग्जाम है जिसमें इंग्लिश आती है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर आप बैंक की तैयारी करते हैं, रेलवे, टीचिंग, डिफेंस जैसे एनडीए, सीडीएस या फिर सीएपीएफ, या फिर अगर आप यूपीएससी के एस्पिरेंट्स भी हैं, तो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। ये अकेली क्लास ही काफ़ी है आपकी इंग्लिश की ओवरऑल प्रिपरेशन को एक बड़े लेवल पर बूस्ट करने के लिए, क्योंकि इसके अंदर सब कुछ है, भर भर के इसके अंदर कंटेंट डाला हुआ है। भाई देखो, वोकैब आप कवर कर लेते हो, सेकंड यहाँ पर रीडिंग कॉम्प्रहेंशन हो जाता है, थर्ड यहाँ पर ग्रामर कर लेते हो, फोर्थ यहाँ पर आपको क्लोज टेस्ट हो जाता है, ठीक है, फिफ्थ यहाँ पर पीक्यूआरएस, सिक्स्थ यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा खासा ट्रांसलेशन आपको देखने को मिलता है, और सेवन्थ यहाँ पर आप कर लेते हो प्रैक्टिस। ठीक है, तो सब कुछ हो जाता है भाई। ये एक अपने आप में क्लास भी है और ये एक प्रैक्टिस सेट भी है। जो बच्चे इस क्लास को स्टार्टिंग से लगा रहे हैं उनको पता है उनकी इंग्लिश कितनी बड़े लेवल पर इम्प्रूव हुई है। ऑलराइट, चलिए अब ज़्यादा तारीफ करने की ज़रूरत नहीं है, आप सबको पता है कितनी इंपॉर्टेंट क्लास है, तो उसको मिस ना करा करें। सुबह मॉर्निंग में 8 से 9 के बीच हो जाती है क्लास, तो इसको आप मॉर्निंग में ही इसको लगा लिया करें। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे फॉर मोर इंपॉर्टेंट अपडेट्स। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। वोकैबुलरी वर्ड्स, आज का पहला वर्ड है फ्रेटर्निटी। नाउन होता है भाईचारा या फिर संगठन को बोलते हैं फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड, भाईचारा। अ ग्रुप ऑफ पीपल शेयरिंग कॉमन इंटरेस्ट, ऐसे लोगों का ग्रुप है जो कॉमन इंटरेस्ट को शेयर कर रहे हैं, उसी को बोलते हैं भाईचारा या फिर ब्रदरहुड, भाईचारा ऑन टॉप। फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी से क्या है भाई, फ्रेंड से संबंधित है। फ्रेंड की जो यूनिटी होती है, फ्रेंड्स की जो यूनिटी होती है, तो उसी को तो फ्रेटर्निटी बोलते हैं। तो फ्रेटर्निटी मतलब क्या, ब्रदरहुड, भाईचारा। लैटिन वर्ड है फ्रेटर, इसका मतलब होता है ब्रदर। द स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी कंडेम द वायलेंस, वायलेंस हुई है कहीं पर, तो स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी यानी कि स्पोर्ट्स जो खेल जगत है, वहाँ की जो फ्रेटर्निटी है, उसने क्या करा है, कंडेम किया है, निंदा करी है। ब्रदरहुड, फेलोशिप एंड कॉमरेडशिप, ठीक है, तीनों हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। मार्क करेंगे आप कॉमरेडशिप को, ब्रदरहुड और फेलोशिप का तो आपको पता होगा, नहीं पता है तो फेलोशिप को आप मार्क कर लीजिए। एक तरफ तो भाई भाईचारा है, संगठन है, दूसरी तरफ एनिमिटी, हॉस्टिलिटी एंड एनिमोसिटी, ये तीनों रहेंगे इसके एंटोनिम्स। इसमें से आप मार्क करेंगे एनिमोसिटी को। एनिमिटी और हॉस्टिलिटी का तो पता होगा, वैसे अगर हॉस्टिलिटी का नहीं पता है तो इसको भी मार्क कर सकते हो आप। नेक्स्ट, अगला वर्ड है एवतार। नाउन होता है रूप या फिर अवतार को बोलते हैं। हिंदी का जो वर्ड ना, संस्कृत का अवतार, उसी से बना हुआ ये वर्ड एवतार। एन इनकारनेशन, मैनिफेस्टेशन और वर्जन ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का कोई रूप या फिर अवतार, उसी को बोलते हैं एवतार। संस्कृत रूट है अवतार, उसी से मतलब है डिसेंट, यानी कि अवतार जो लेकर भगवान धरती पर आते हैं, जो उसको बोलते हैं ये अवतार। सोशल मीडिया हैज़ बिकम द न्यू एवतार ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन, सेल्फ एक्सप्रेशन का, खुद को दिखाने का, दर्शाने का,
सोशल मीडिया बन गया है एक नया एवटार, यानी कि एक नया रूप बन गया है। इनकारनेशन, एम्बॉडीमेंट एंड मैनिफेस्टेशन, ये तीनों रहेंगे इसके सिनोनिम्स। मार्क करेंगे इनकारनेशन को एंड एम्बॉडीमेंट को, कई बार आए एग्जाम में, ये अच्छे वर्ड से इनको मार्क कर लेंगे। ये जो मैं वर्ड्स मार्क कराता हूँ इनको अलग से एक नोटबुक में लिखा करेंगे, सिंगल वर्ड में उनका मीनिंग लिखेंगे, जिससे कि आप उनको बहुत ईजिली स्पीड में रिवाइज कर पाएँ। एक तरफ तो भाई अवतार है, रूप है, दूसरा रियलिटी, ओरिजिनल और एब्सेंस, ये तीनों रहेंगे इसके एंटोनिम्स। नेक्स्ट अगला वर्ड है सर्कमस्क्राइब्ड, वर्ब भी है और एडजेक्टिव भी है। इसका मतलब होता है सीमित या फिर नियंत्रित, रेस्ट्रिक्टेड और लिमिटेड विद इन बाउंड्रीज। कोई चीज़ अगर बाउंड्रीज के अंदर लिमिटेड है, रेस्ट्रिक्टेड है, उसके अंदर नियंत्रण लगा हुआ है, तो उसको बोलते हैं क्या, सर्कमस्क्राइब्ड। सर्कम मतलब अराउंड, आसपास, स्क्राइब मतलब लिखना। तो किसी चीज़ को के बारे में अगर आप लिख रहे हो लेकिन आसपास ही लिख रहे हो, एक बाउंड्री के अंदर लिख रहे हो, मतलब सोच समझ कर लिख रहे हो, उससे बाहर आप नहीं लिख रहे हो, तो सर्कमस्क्राइब मतलब सीमित है, कंट्रोल्ड में है और नियंत्रित है। ड्रॉ अ सर्कल अराउंड, लिमिट के अंदर, लेकिन सर्कम का मतलब होता है अराउंड, स्क्राइब का मतलब होता है लिखना। तो लिखना कहाँ पर, एक दायरे में लिखना, तो दायरे को बोलते हैं सर्कमस्क्राइब। हिज फ्रीडम ऑफ स्पीच वॉज सर्कमस्क्राइब बाई स्ट्रिक्ट रूल्स, उसकी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच भी थी, फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या होता है, बोलने की जो आज़ादी होती है, उसकी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच थी वो कैसी थी, सर्कमस्क्राइब थी, कंट्रोल्ड थी स्ट्रिक्ट रूल्स के द्वारा। रेस्ट्रिक्टेड, कन्फाइंड एंड बाउंडेड, मार्क करेंगे कन्फाइंड को, मार्क कर सकते हैं बाउंडेड को। बाउंडेड मतलब बंधी हुई, बाउंड है, ठीक है, बंधी हुई। एक तरफ तो भाई लिमिटेड है चीज़ें, कन्फाइंड है, रेस्ट्रिक्टेड है, दूसरी तरफ अनलिमिटेड है, अनरेस्ट्रिक्टेड है एंड बाउंडलेस है, उसके अंदर कोई बंधन नहीं है, सभी बंधनों से परे है। ठीक है जी, तीनों हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स। अगला वर्ड है नोशन। नाउन होता है धारणा या फिर विचार को बोलते हैं नोशन। एन आइडिया, या तो कोई आइडिया या फिर कोई बिलीफ या फिर ओपिनियन, इन तीनों चीज़ों को ही बोलते हैं नोशन, आइडिया, बिलीफ या फिर ओपिनियन। भाई किसी का धारणा है, कोई किसी का विचार है, किसी की सोच है, उसी को बोलते हैं नोशन। नोशन मतलब एक स्मॉल नॉट ऑफ योर माइंड, इन योर माइंड, आपके दिमाग में एक छोटा सा सोच, मतलब आइडिया, उसी को बोलते हैं नोशन। लैटिन वर्ड है नोशियो, उसका मतलब होता है कॉन्सेप्ट या फिर आइडिया, उसी से बना है नोशन, आइडिया ही इसका मतलब होता है। ही रिजेक्टेड द नोशन दैट स्पोर्ट शुड मिरर पॉलिटिक्स, उसने क्या कर दिया, एक नोशन को, एक आइडिया को रिजेक्ट कर दिया कि स्पोर्ट जो है, जो खेल है, वो क्या है, शुड मिरर पॉलिटिक्स, उसमें पॉलिटिक्स का मिरर होना चाहिए, मतलब उसमें दर्शन होने चाहिए। तो नहीं, ऐसा नहीं है, उस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया नोशन को। आइडिया बोल सकते हो नोशन को। कॉन्सेप्ट एंड परसेप्शन, मार्क कर लो परसेप्शन को अगर नहीं पता है तो। इसका मतलब भी वही होता है धारणा या फिर विचार। एक तरफ तो नोशन है, कॉन्सेप्ट है, आइडिया है, दूसरी तरफ रियलिटी, फैक्ट और सर्टेनिटी, तीनों इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। अगला वर्ड है सोलिडेरिटी। नाउन होता है एकता या फिर समर्थन को बोलते हैं सोलिडेरिटी। यूनिटी और एग्रीमेंट अमंग इंडिविजुअल्स विद आ कॉमन इंटरेस्ट, एक कॉमन इंटरेस्ट है इंडिविजुअल्स का, ग्रुप का, उसके अंदर जो एग्रीमेंट है, उसके अंदर जो यूनिटी है, एकता है, समर्थन है, उसको बोलते हैं सोलिडेरिटी। सॉलिडैरिटी मतलब सॉलिड तरीके से अगर यूनिटी हो रही है किसी के बीच में, तो वही क्या है, सोलिडेरिटी। लैटिन रूट है सोलिडस, इसका मतलब होता है होल फर्म, सारे लोग अगर एक साथ जुड़कर समर्थन कर रहे हैं किसी चीज़ का, तो वो क्या है, वो सोलिडरिटी है। वर्कर्स शोड सोलिडरिटी ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट के दौरान वर्कर्स ने क्या दिखाया है, सोलिडरिटी दिखाई है, यानी कि यूनिटी दिखाई है सॉलिड तरीके से। यूनिटी, हार्मनी एंड कोहेजन, याद हो गया होगा आपको सोलिडरिटी। बस सॉलिड तरीके से अगर यूनिटी हो रही है तो वो सोलिडरिटी है। तो यूनिटी, हार्मनी एंड कोहेजन, ये तीनों रहेंगे इसके सिनोनिम्स। मार्क करेंगे कोहेजन को एंड मार्क करेंगे हार्मनी को। दोनों अच्छे वर्ड्स हैं, एग्जाम में कई बार आ चुके हैं, तो इनको मार्क कर लेंगे, अलग से लिख लेंगे। एक तरफ तो यूनिटी है, एकता हो रही है, तो इसका उल्टा क्या रहेगा फिर, डिवीजन, डिस्कॉर्ड एंड डिसयूनिटी। तो यूनिटी का डायरेक्ट उल्टा तो डिसयूनिटी हो जाएगा, एंड डिस्कॉर्ड को आप मार्क भी कर लेंगे। नेक्स्ट अगला वर्ड है परव्यू। नाउन होता है कार्य क्षेत्र या फिर अधिकार क्षेत्र को बोलते हैं परव्यू। द स्कोप और रेंज ऑफ अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और इन्फ्लुएंस। परव्यू का मतलब था पूरा व्यू, जहाँ से आपका पूरा व्यू आ रहा है, मतलब एक रेंज हो गई, एक एरिया हो गया पूरा, जिसके दायरे में चीज़ें आ रही हैं। तो परव्यू क्या है, पूरा व्यू, मतलब रेंज है, एक अधिकार क्षेत्र है। द केस डिड नॉट फॉल अंडर द परव्यू ऑफ द लोकल कोर्ट, ये जो केस हुआ है, कोई एक केस के बारे में बता रहे हैं, ये जो केस है ये परव्यू में नहीं आता, कार्य क्षेत्र में नहीं आता किसी एक लोकल कोर्ट के। स्कोप, रेंज एंड एक्सटेंट, ठीक है। जुरिस्डिक्शन भी इसका एक सिनोनिम हो सकता है। एक तरफ तो चीज़ें कार्य क्षेत्र में है, दायरा है, दूसरी तरफ लिमिटेशन, रेस्ट्रिक्शन एंड नैरोनेस, ये तीनों रहेंगे एंटोनिम्स इसके। अगला वर्ड है इरोड। वर्ब होता है छीन होना, घिस जाना, कम होना, ग्रेजुअली, वियर अवे और वीकन, चीज़ें कमज़ोर हो जाना, गिर जाना, घट जाना, उसको बोलते हैं इरोड करना। इरोड मतलब रोड इरोड हो जाती है रेन के साथ में, रेन के साथ में क्या हो जाता है, रोड टूट कर कट कर गिर जाती है नीचे, उसी को बोलते हैं इरोड।
इरोजन इसी से बना है, सोइल इरोजन होता है, मिट्टी कट के नीचे गिरती है, उसी को बोलते हैं सोइल इरोजन। तो इरोड का मतलब क्या है, लैटिन रूट से बना इरोडेड से, इसका मतलब होता है ईट अवे, घिस जाना, ठीक है, घिस जाना, क्षीण हो जाना। करप्शन इरोड्स पब्लिक ट्रस्ट इन इंस्टीट्यूशंस में, ठीक है, विभागों में करप्शन ने क्या कर दिया है, इरोड कर दिया है पब्लिक ट्रस्ट को। मतलब क्या, पब्लिक का जो विश्वास था वो अब घट चुका है। इरोड मतलब क्या, वियर अवे, घट जाना, वीकन, कमजोर हो जाना, एंड डिटीरियोरेट, मार्क करेंगे डिटीरियोरेट को, इसका मतलब भी होता है कम हो जाना, गिरावट आना किसी चीज़ में। एक तरफ गिरावट आ रही है, दूसरी तरफ वेल्ड हो रहा है, स्ट्रेंथन, मजबूत हो रहा है। 45 को मार्क करेंगे, ठीक है। 45 का मतलब क्या होता है भाई, फोर्ट क्या होता है, फोर्ट FORT, फोर्ट का मतलब होता है किला। और किले पहले कितने होते थे, बहुत मजबूत होते थे भाई, उनको कोई भी काट कर अंदर नहीं जा सकता था, उसको पार करके नहीं जा सकता था। तो 45 का मतलब क्या है कि किसी चीज़ की मजबूती, ठीक है जी। अब इससे याद हो गया हुआ ये वर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है जेस्चर्स, नाउन होता है हाव भाव या फिर संकेत, मूवमेंट्स और एक्शंस एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स और मीनिंग्स। किसी व्यक्ति के चेहरे के, किसी व्यक्ति के बॉडी के ऐसे साइंस जिससे कि उसका हाव भाव सामने आ जाएंगे, उसकी फीलिंग्स सामने आ जाएंगी, उसके विचार सामने आ जाएंगे, उसको बोलते हैं जेस्चर्स। जेस्चर्स, गेस्ट, शोर, शोइंग रेस्पेक्ट विद एक्शन। भाई अगर आप अपने एक्शन से कोई चीज़ शो कर रहे हो तो उसको बोलते हैं जेस्चर्स। लैटिन वर्ड है गेस्टुरा, इसका मतलब होता है बियरिंग या फिर मैनर ऑफ कैरिंग, किसी चीज़ को दर्शाने को ही बोल देते हैं जेस्चर्स। अ हैंडशेक इज अ यूनिवर्सल जेस्चर ऑफ गुडविल। हैंडशेक क्या है, एक जेस्चर है, एक संकेत है, हाव भाव है किसी चीज़ का, गुडविल दिखाने का कि भाई रिश्ते अच्छे हैं तो लोग हाथ मिलाते हैं वरना नहीं मिलाते हैं। साइन, सिग्नल एंड एक्सप्रेशन, तीनों रहेंगे इसके सिनोनिम्स। एंटोनिम्स रहेंगे स्टिलनेस, इनएक्टिविटी एंड निगलेक्ट, नज़रअंदाज कर देना, ठीक है जी। चलिए अगला वर्ड देखिए। अगला वर्ड है कोर्टसी, नाउन होता है शिष्टाचार या फिर नम्रता को बोलते हैं कोर्टसी। पोलाइट बिहेवियर, रेस्पेक्ट और का एक्ट ऑफ काइंडनेस। भाई ऐसा एक्ट जिससे कि आपकी दयालुता, आपकी रेस्पेक्ट, आपका पोलाइटनेस दिखाई देती है, उसी को बोलते हैं कोर्टसी। कोर्टसी इन कोर्ट के अंदर पीपल आर एक्सपेक्टेड टू बी पोलाइट। अच्छा, कोर्ट में जब सारे लोग जाते हैं तो हाथ जोड़कर बहुत प्यार से, विनम्रता के साथ जज साहब के सामने पेश आते हैं। तो कोर्ट में क्या होती है, कोर्टसी होती है, मतलब शिष्टाचार दिखाए जाते हैं, तो इससे याद रख लीजिए। ओल्ड फ्रेंच वर्ड है कोर्टोइसी, इसका मतलब होता है पोलाइट बिहेवियर, तो पोलाइट बिहेवियर को ही बोलते हैं कोर्टसी। कोर्ट में लोग पोलाइट रहते हैं तो कोर्टसी मतलब पोलाइट बिहेवियर। शी शोड कोर्टसी बाय थैंकिंग द स्टाफ पर्सनली, उसने क्या दिखा है, कोर्टसी दिखाई है, थैंक करके किस चीज़ को, स्टाफ को पर्सनली। पोलाइटनेस, सिविलिटी और रेस्पेक्ट मतलब शिष्टाचार, तीनों का मीनिंग सेम है। एक तरफ शिष्टाचार है तो इसका उल्टा रूडनेस, डिसकोर्टसी एंड इम्पोलाइटनेस, ये तीनों रहेंगे इसके एंटोनिम्स। चलिए आगे बढ़िए। अगला वर्ड है रेपुडिएशन, नाउन होता है अस्वीकृति, खंडन को बोलते हैं रेपुडिएशन। रिजेक्शन, डिनायल और रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट, किसी चीज़ को रिजेक्ट कर देना, किसी चीज़ का खंडन कर देना, उसी को बोलते हैं रेपुडिएशन। रेपुडिएट, रिफ्यूज कर दिया कि भाई पूड़ी नहीं खाएंगे, पूड़ी का रिफ्यूजल कर दिया, रेपुडिएट, रिफ्यूज कर दिया, पूड़ी खाएंगे नहीं, तो रिजेक्ट कर दी पूड़ी, मतलब क्या, रिजेक्ट करने को ही बोलते हैं रेपुडिएशन। लैटिन वर्ड है रेपुडियम, रिजेक्शन या फिर डाइवोर्स को बोल देते हैं रेपुडियम, ठीक है। इसका मीनिंग होता है इसी से बना रेपुडिएशन, मतलब रिजेक्ट करना। हिज एक्शंस वर अ रेपुडिएशन ऑफ द एग्रीमेंट, उसका जो एक्शंस थे वो क्या थे, रेपुडिएशन था, मतलब क्या, रिजेक्शन था एग्रीमेंट का। रिजेक्शन, डिनाइल और रिफ्यूजल तीनों रहेंगे इसके सिनोनिम्स। एंटोनिम्स रहेंगे, आज एक तरफ को भाई रिफ्यूज कर दिया चीज़ें, रिजेक्ट कर दी, तो इसका उल्टा क्या रहेगा, एक्सेप्टेंस मतलब स्वीकार करना। अप्रूवल एंड कन्फर्मेशन। नेक्स्ट अगला वर्ड है डिफाइंस, नाउन होता है, ये भी सेम ही वर्ड है। रेपुडिएशन का मतलब कैंसिल करना, खारिज करना, और डिफाइंस का मतलब भी खारिज करना, विरोध करना, चुनौती करना। ओपन रेजिस्टेंस और बोल्ड डिसोबीडियंस, ओपन तरीके से रेजिस्टेंस करोगे, विरोध करोगे, बोल्ड तरीके से डिसोबीडियंस करोगे, मतलब क्या करोगे, अवज्ञा करोगे, मतलब किसी की आज्ञा का पालन नहीं करोगे। डिफाई करेंगे, डिफाई करने का मतलब होता है रिजेक्ट करना, विरोध करना, कैंसिल करना, खारिज करना, तो डिफाइंस मतलब एक्ट ऑफ डिफाइन। ही रेज हिज वॉइस इन डिफाइंस ऑफ द अनजस्ट रूल, कोई अनजस्ट रूल चल रहा है, कोई खराब शासन चल रहा है किसी चीज़ का, तो उसने अपनी आवाज़ को उठाया है किस चीज़ में, डिफाइंस में, चीज़ों को विरोध करते हुए। रेजिस्टेंस, अपोजिशन एंड रिबेलियन, रिबेल होते हैं जो क्या बोलते हैं रिबेल को हिंदी में, बागी लोग होते हैं जो बगावत करते हैं, तो रिबेलियन मतलब बगावत को ही बोलते हैं डिफाइंस। रेजिस्टेंस को भी मार्क कर लो और रिबेलियन को, दोनों अच्छे वर्ड्स हैं। एक तरफ तो भाई चीज़ों का विरोध हो रहा है, चुनौती दी जा रही है, दूसरी तरफ ओबीडियंस, पालन किया जा रहा है। सबमिशन है एंड कॉम्प्लायंस, तीनों रहेंगे एंटोनिम्स, इसमें से आप सबमिशन को मार्क करेंगे एंड कॉम्प्लायंस को मार्क करेंगे। देखो
एक डिफेंस मिल गया, रेजिस्टेंस मिल गया, रेबेलियन, सबमिशन, कंप्लायंस, 5 के 5 वर्ड एग्जाम ओरिएंटेड हैं सारे के सारे भाई साहब। इसमें जो मैं एग्जाम्पल भी अगर कोई दे रहा हूँ ना तो उसका भी मतलब है कि वो वर्ड वो चीज़ आपको एग्जाम में हेल्प करेगी ही करेगी। यही खासियत है इस क्लास की। आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है एक्सर्ट। वर्ब होता है प्रयत्न करना, दबाव डालना, उसको बोलते हैं एक्सर्ट करना। तो अप्लाई फोर्स, किसी चीज़ पर फोर्स लगाना, एफर्ट लगाना, इन्फ्लुएंस करना, उसको बोलते हैं एक्सर्ट करना। एक्सर्ट मतलब एफर्ट, सिंपल सी बात है, एक्सर्ट मतलब एफर्ट करना। ही एक्सर्टेड ऑल हिज स्ट्रेंथ टू मूव द हैवी टेबल। हैवी टेबल को हिलाने के लिए, मूव करने के लिए, हटाने के लिए उसने क्या करा, उसने एक्सर्ट किया, एफर्ट लगाई, अपनी सारी स्ट्रेंथ के साथ में अप्लाई किया, एम्प्लॉय किया एंड यूटिलाइज किया। तीनों रहेंगे इसके सिनोनिम्स। एंटोनिम्स रहेंगे रिलैक्स, विद होल्ड एंड कंजर्व। ठीक है, बचाने को बोलते हैं कंजर्व करना, मार्क कर लीजिए। विद होल्ड को मार्क कर लीजिए, रिलैक्स का तो पता होगा आपको। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है इन्फ्लेम। वर्ब होता है भड़काना या फिर उत्तेजित करने को बोलते हैं इन्फ्लेम करना। तो अराउज स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को भड़का देना और खासतौर पर एंगर को, पैशन को भड़का देना, उसको बोलते हैं इन्फ्लेम करना। इन्फ्लेम मतलब सेट अ फ्लेम, मतलब प्रोवोक, भड़काना। फ्लेम क्या होती है, आग होती है। इन्फ्लेम करना आग को भड़का देना, चीज़ों के गुस्से, लोगों के गुस्से को भड़का देना, पैशन को भड़का देना। लैटिन रूट है इन्फ्लेमेर, इसका मतलब होता है टू सेट ऑन फायर, आग लगाना, उसी से बना है इन्फ्लेम। ठीक है। हिज स्पीच वॉज मेंट टू इन्फ्लेम द क्राउड। उसकी जो स्पीच थी वो कैसी थी, किस लिए थी, उसकी क्या मतलब था कि भाई वो इन्फ्लेम करने के लिए, क्राउड को भड़काने के लिए वो स्पीच दी गई थी। प्रोवोक, एनरिच एंड एजिटेट, तीनों रहेंगे इसके सिनोनिम्स और तीनों के तीनों वर्ड्स एग्जाम ओरिएंटेड है। प्रोवोक को मार्क करो। एनरेज, रेज होता है गुस्सा, तो गुस्से को भड़काने को बोलते हैं एनरेज करना। एजिटेट, ये तीनों वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आई भी हैं कई बार। तीनों को मार्क करेंगे। एक तरफ गुस्सा है, भड़काया जा रहा है, दूसरी तरफ काम, एकदम शांत है। सूद एंड पेसिफाई, पेसिफाई मतलब शांत। ठीक है, स्पेसिफाई को मार्क भी कर सकते हैं, सूद को भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 वर्ड्स मिल गए आपको यहीं पर। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आता है, तो अभी जितने बच्चे देख रहे हैं सारे के सारे वीडियो को अभी लाइक कर देंगे। इडियम्स एंड फ्रेजेस आगे बढ़ते हैं। पहला है वाइट लाई, हानिकारक झूठ। अ हार्मलेस और ट्राइवल लाई ऑफन टोल्ड टू अवॉइड हर्टिंग समवन। एक हार्मलेस लाई है, एक झूठ है बस, जिससे किसी को हर्ट नहीं होगा, बस एक हल्का मामूली सा झूठ है जिससे किसी को कोई नुकसान नहीं होगा, बस किसी को आप हर्ट नहीं करना चाह रहे इसलिए आपने झूठ बोल दिया। She told a white lie about liking the food to avoid offending her host. She told a white lie, उसने एक झूठ बोला। हार्मलेस झूठ, से किसी का नुकसान तो होने वाला है नहीं। और किस बारे में झूठ बोला कि भाई उसको फूड अच्छा लग रहा है। किस चीज़ के लिए बोल दिया उसने, भाई कोई लड़की है, सीन क्या है, कोई लड़की है किसी के घर पर गई है। होस्ट ने पूछा कि भाई खाना कैसा बना है, तो उसने कहा कि हाँ अच्छा बना है, तो उसने वाइट लाई बोला, जिससे कि नुकसान तो किसी का नहीं हुआ। और क्यों बोला, क्योंकि वो अपने होस्ट की, जो उसका जिसके घर पर गई थी, उसको इंसल्ट नहीं करना चाह रही थी। ठीक है जी, तो वाइट लाई मतलब ऐसा झूठ जो आप बोल देते हो जिससे किसी का कोई नुकसान नहीं हो रहा। हिट बिलो द बेल्ट, इसका मतलब होता है अनुचित आघात करना। तो एक्ट अनफेयरली और यूज एन अनजस्ट टैक्टिक, अनफेयर तरीके से एक्ट करना या फिर अनजस्ट, जो भी न्यायप्रिय नहीं है, जो चीज़ें ऐसी नहीं हैं कि तर्कसंगत है, अनुचित तरीके से किसी के ऊपर हमला करना। टू हिट बिलो द बेल्ट, ब्रिंगिंग अप हिज पास्ट मिस्टेक्स इन द डिबेट वॉज हिटिंग बिलो द बेल्ट। पास्ट मिस्टेक्स को डिबेट के अंदर लाना, वो क्या था, वॉज हिटिंग बिलो द बेल्ट, वो कैसा था, अनुचित था। भाई पुरानी चीज़ों को क्यों लाना है, गड़े मुर्दे क्यों खाना है। तो आज जो डिबेट चल रही है उस पर बात करिए ना, पिछली क्यों बात करिए। तो वो जो पिछली बातें हो रही थी वो क्या था, हिटिंग बिलो द बेल्ट। सो वाइल्ड ओट्स, आवारागर्दी करना। टू इंडल्ज इन इनरेस्पॉन्सिबल एंड केयर फ्री बिहेवियर इन यूथ, यूथ के अंदर केयर फ्री तरीके का बिहेवियर होना, इररेस्पॉन्सिबल तरीके से बिहेव करना, उसको बोलते हैं सो वाइल्ड ओट्स। ही सोड हिज वाइल्ड ओट्स बिफोर सेटलिंग डाउन विद अ फैमिली, एक फैमिली में सेटल होने से पहले उसने क्या करा, खूब आवारागर्दी करी। नेक्स्ट, अ फिश आउट ऑफ वाटर, असहज व्यक्ति, समवन हु फील्स अनकंफर्टेबल इन एन अनफैमिलियर सिचुएशन। मछली होती है, मछली का जीवन कहाँ होता है, मछली जल की रानी है, तो मतलब जीवन उसका पानी है, तो पानी में ही उसका जीवन है। फिश आउट ऑफ वाटर, अगर मछली को पानी से बाहर निकाल दिया जाए तो वो अनकंफर्टेबल हो जाएगी। तो ऐसा व्यक्ति जो अनफेमिलियर सिचुएशन में अनकंफर्टेबल फील करता है उसको बोलते हैं अ फिश आउट ऑफ वाटर। ही फेल्ट लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर इन कॉर्पोरेट मीटिंग, कॉर्पोरेट मीटिंग चल रही थी, वहाँ पर कोई व्यक्ति है, उसने कैसा फील करा, असहज फील कर रहा था, वो एक अजीब सा व्यक्ति था वहाँ पर, वो वहाँ से बिलोंग नहीं करता था। फ्रेजल वर्ब्स करते हैं। क्लीन आउट, क्लीन आउट का मतलब होता है पूरी तरह से लूटना, एकदम साफ करना।
टू एम्प्टी कंप्लीटली ऑफन बाय स्टीलिंग, चोरी करके सब कुछ खत्म कर देना, एकदम क्लीन आउट कर देना। थीव्स क्लीन्ड आउट द एंटायर ज्वेलरी शॉप, चोरों ने, थीव्स ने, रोबर्ट्स ने क्या कर दिया है, क्लीन आउट कर दिया है, साफ कर दिया है पूरा का पूरा एंटायर ज्वेलरी शॉप। क्लीन अप का मतलब तो साफ सफाई को बोलते हैं, साफ सफाई करना, टू मेक क्लीन और टाइडी। वॉलंटियर्स क्लीन्ड अप द बीच आफ्टर द फेस्टिवल, कोई फेस्टिवल था, फेस्टिवल में बीच के आसपास, बीच होता है समुद्र का किनारा, वहाँ पर जो पूरा एरिया होता है वो, वहाँ पर फेस्टिवल में बहुत सारे लोग जाते हैं, वहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं, वहाँ पर फिर काफ़ी ज़्यादा गंदगी हो जाती है। वॉलंटियर्स आए हैं अपने आप, ठीक है, वॉलंटियर्स मतलब इच्छुक लोग आए हैं और वहाँ पर उन्होंने पूरी की पूरी बीच को फेस्टिवल के बाद साफ कर दिया। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर आउट का मतलब होता है बाहर निकालना, टू लीव और एम्प्टी अ प्लेस, एक प्लेस को खाली करवाना, उसको बोलते हैं क्लियर आउट करना। टेनेंट्स वर आस्क्ड टू क्लियर आउट बाय द वीकेंड, वीकेंड मतलब इस हफ्ते के लास्ट तक टेनेंट्स को, किराएदारों को क्या करा गया है, बोला गया है कि भाई आप खाली कर दीजिए। तो क्लियर आउट मतलब घर से बाहर निकालना। क्लियर अप स्पष्ट करना मतलब साफ होना, टू मेक समथिंग अंडरस्टैंडेबल और फॉर वेदर टू इम्प्रूव। क्लियर अप का मतलब होता है चीज़ें साफ हो जाना, स्पष्ट हो जाना। द टीचर क्लियर्ड अप ऑल डाउट्स आफ्टर द लेक्चर, लेक्चर के बाद टीचर ने क्या कर दिया है, क्लियर अप कर दिए हैं सारे के सारे डाउट्स, मतलब सारे डाउट क्लियर कर दिए हैं, साफ कर दिए हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, पहला है वेंडर, वर्ब होता है, इसका मतलब होता है बिना उद्देश्य के घूमना, मतलब एमलेसली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, घूमते जाना, उसको बोलते हैं वेंडर करना, मतलब भटकना। वेंडर, वंडर, वैन यू वंडर, जब आप वंडर करते हो मतलब आप वेंडर करते हो, जब आप वेंडर करते हो, घूमते हो ऐसे ही, तो आप चौंकते हो कि आपने कितना टाइम वेस्ट कर दिया। तो वेंडर करना मतलब बिना उद्देश्य के घूमना। ओल्ड इंग्लिश में यूज होता था एक वर्ड वेंडेरियन, इसका मतलब होता था टू मूव अबाउट, ऐसे ही घूमते रहना। ही वेंडर्ड थ्रू द फॉरेस्ट लॉस्ट इन थॉट, वो क्या कर रहा था, वेंडर कर रहा था, भटक रहा था फॉरेस्ट के अंदर, कैसे, लॉस्ट इन थॉट, अपने विचारों में खोया हुआ बस भटक रहा था, वेंडर कर रहा था। रोम करना मतलब घूमना, स्ट्रे एंड ड्रिफ्ट, तीनों रहेंगे इसके सिनोनिम्स, मार्क करेंगे इसमें से रोम को और मार्क करेंगे स्ट्रे को, ड्रिफ्ट भी ठीक है, तीनों को मार्क कर लीजिए, तीनों वर्ड्स ठीक है, एग्जाम में आ सकते हैं। आजकल ना कभी कभी बहुत छोटा वर्ड दे देता है, उसका मीनिंग नहीं पता होता है। ठीक है जी, तो चलिए भाई आगे देखते हैं। एक तरफ तो भाई घूमा जा रहा है बिना उद्देश्य के, दूसरी तरफ स्टे करा हुआ है, सेटल है और रिमेन है। ठीक है, तीनों रहेंगे इसके एंटोनिम्स। अगला वर्ड है स्पिंस्टर, नाउन होता है, इसका मतलब होता है अविवाहित महिला, विशेषकर बड़ी उम्र की, एक ऐसी महिला जिसकी काफ़ी उम्र हो गई है लेकिन उसकी शादी नहीं हुई, उसको बोलते हैं स्पिंस्टर। एन अनमैरिड वुमन टिपिकली ओल्डर, स्पिंस्टर वुमन हु स्पन यार्न्स, हिस्टोरिकली अनमैरिड वुमन को बोलते हैं। ओल्ड इंग्लिश में एक वर्ड यूज होता था स्पिनन, इसका मतलब होता था स्पिन करना, वूल। महिलाएं वूल यानी कि ऊन से क्या करती हैं, बुनाई वगैरह करती रहती है, स्वेटर वगैरह बुनती रहती हैं। तो जो औरत बस स्वेटर ही बुनती रहेगी जिसकी शादी नहीं हुई, उसको बोलते हैं स्पिंस्टर। शी वॉज अनफेयरली लेबल्ड अ स्पिंस्टर बाय सोसाइटी, सोसाइटी के द्वारा उसको क्या लेबल किया गया, उसको क्या दर्शाया गया है, क्या बताया गया है, एक स्पिंस्टर बुलाया गया है। अनमैरिड वुमन है, सिंगल लेडी है, ओल्ड मेड, तीनों रहेंगे इसके सिनोनिम्स। अब इसका उल्टा वाइफ कर लो, ब्राइड कर लो, मैरिड वुमन कर लो, आप इसका बस मीनिंग याद कर लो, उसी से काम चल जाएगा, ज़्यादा के चक्कर में नहीं पड़ना है। अगला वर्ड है इन्फर्मरी, नाउन होता है, अस्पताल को बोलते हैं, चिकित्सालय को, एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है और खासतौर पर इंस्टीट्यूशंस में। इन्फर्मरी, प्लेस फॉर इन्फर्म, वीक लोगों के लिए, कमज़ोर लोगों के लिए, बीमार लोगों के लिए एक जगह जहाँ पर, भाई बीमार लोगों का कहाँ पर जाते हैं, अस्पताल जाते हैं बीमार लोग, तो कमज़ोर लोग कहाँ पर जाकर इलाज कराते हैं अपना, इन्फर्मरी में, मतलब हॉस्पिटल में। लैटिन वर्ड है इन्फर्मस, इसी से बना है इन्फर्मरी। वीक कमज़ोर का मतलब होता है, तो कमज़ोर लोगों का जहाँ इलाज हो रहा है वही है इन्फर्मरी। द इंजर्ड सोल्जर्स वर्क टेकन टू द मिलिट्री इन्फर्मरी, इंजर्ड सोल्जर्स हैं जो घायल, भाई युद्ध में घायल हो गए होंगे सोल्जर्स, उनको कहाँ ले जाया गया है, मिलिट्री इन्फर्मरी ले जाया गया है, अस्पताल लिया जाया गया है, मिलिट्री के जो अस्पताल होते हैं, इन्फर्मरी। क्लिनिक, हॉस्पिटल या फिर डिस्पेंसरी, तीनों रहेंगे इसके सिनोनिम्स। अब एंटोनिम्स इसका क्या हो जाएगा, काट दो, कुछ नहीं होगा। अगला वर्ड है एडोलेसेंस, किशोर अवस्था, द ट्रेडिशनल स्टेज ऑफ ग्रोथ बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड, भाई चाइल्डहुड के और एडल्टहुड के बीच की जो अवस्था है, टीनेज को बोल सकते हो आप। ठीक है, एडोलसेंस, एडोलसेर, ये लैटिन वर्ड है, ग्रो अप, बड़ा होने को बोलते हैं एडोलसेर। एडोलसेंस क्या है, आप ऐड कर रहे हो लेसन्स, एडोलसेंस ऐड कर रहे हो लेसन्स अपनी लाइफ में, मतलब क्या, एक ऐसी स्टेज है जहाँ पर आप लेसन सीख रहे हो, तो मतलब क्या, बच्चा तभी तो सीख रहा होता है जब वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा होता है, तो उसी अवस्था को बोलते हैं एडोलसेंस। एडोलसेंस मतलब जब आपको एडल्ट होने का सेंस आ जाए, जब आपको एडल्ट होने का सेंस आने लगे, हो नहीं गई अभी, आने लगे बस सेंस, वही है एडोलसेंस, द सेंस ऑफ बिकमिंग एन एडल्ट। ही फेस्ड मैनी चैलेंजेस ड्यूरिंग हिज एडोलसेंस व्हाइल एडजस्टिंग टू चेंजेस,
उसने बहुत सारे चैलेंज फेस करे हैं अपने एडोलेसेंस में, अपनी किशोरावस्था में, जब वो एडजस्ट कर रहा था चेंजेस को, क्योंकि काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं ना एडोलेसेंस की एज में, बहुत सारे चेंजेस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमको पता लग रही होती हैं अपने बारे में और दुनिया के बारे में। चलिए भाई, काफ़ी अच्छे अच्छे वर्ड्स, काफ़ी अच्छे अच्छे इडियम्स, फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम देख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं और अब हम करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस। डिटेल में आज के एडिटोरियल को पढ़ेंगे, ठीक है जी, और फिर आपका जो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पार्ट होता है वो मजबूत हो जाएगा। आज का टाइटल है फील्ड एंड फ्रेटर्निटी, मतलब फील्ड यानी कि जहाँ पर खेल होता है, खेल का जो मैदान है, और फ्रेटर्निटी यानी कि भाईचारा। ऑन द इंडिया पाकिस्तान एशिया कप मैच, अभी जो रिसेंटली मैच हुआ है इंडिया पाकिस्तान का एशिया कप में, उसके ऊपर आज का एडिटोरियल बेस्ड है। स्पोर्ट इज पॉलिटिकल बट इट मस्ट नॉट बी द स्टेज फॉर अ थिएटर ऑफ कन्फ्लिक्ट। स्टेज पॉलिटिकल चीज़, स्पोर्ट जो है, जो खेल होता है वो क्या होता है, पॉलिटिकल चीज़ है, ठीक है, सबको पता है पॉलिटिकल चीज़ है वो। बट इट मस्ट नॉट बी द स्टेज फॉर अ थिएटर ऑफ कन्फ्लिक्ट, लेकिन उसको एक युद्ध का मंच नहीं बनाना चाहिए, एक ऐसा स्टेज उसको नहीं बनाना चाहिए जहाँ पर युद्ध दर्शाया जाए। स्पोर्ट्स लाइक वॉर कैन बी अ कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिटिक्स बाय अदर मीन्स, बट इट ऑलवेज मेक्स सेंस टू क्वेश्चन ऑल द फॉर्म्स एंड एवटार्स ऑफ पॉलिटिक्स। स्पोर्ट्स वॉर की तरीके से, कैन बी कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स का कंटिन्यूएशन हो सकता है बाय अदर मीन्स, दूसरे तरीकों से, बट इट ऑलवेज मेक्स सेंस टू क्वेश्चन ऑल द फॉर्म्स एंड एवटार्स ऑफ पॉलिटिक्स, लेकिन ये हमेशा सेंस बनाता है कि पॉलिटिक्स के जितने एवटार्स एंड फॉर्म्स होते हैं, जितने भी रूप होते हैं, उनको क्वेश्चन करना, ये एक सेंस वाली बात है। द इंडिया पाकिस्तान एशिया कप मैच ऑन September 14, 2025 was preceded by demands that it be suspended. इंडिया पाकिस्तान का एशिया कप मैच हुआ September 14, 2024 को, was preceded by demand, तो उससे पहले क्या थी, बहुत सारी डिमांड्स उठ रही थी, बहुत सारी मांगे उठ रही थी कि इसको सस्पेंड कर दिया जाना चाहिए, कोई मैच इंडिया और पाकिस्तान के बीच नहीं होना चाहिए। शिवसेना यूबीटी लीडर उद्धव ठाकरे कॉल्ड इट एन इंसल्ट टू नेशनल सेंटिमेंट, वाइल द AIM's Asaduddin Owaisi argued that commercial gain had been valued over the lives lost in Pahalgam. शिवसेना के लीडर उद्धव ठाकरे, इन्होंने कहा कि भाई ये एक इंसल्ट है नेशनल सेंटिमेंट, राष्ट्रीय इमोशंस के लिए ये एक इंसल्ट है, बेइज्जती है। AIMIM के लीडर हैं असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने एक आर्ग्यू करा, उन्होंने क्या कहा कि कॉमर्शियल गेन हैड बीन वैल्यूड ओवर द लाइफ्स लॉस्ट इन पहलगाम, कि भाई कॉमर्शियल गेन को वरीयता दी गई है हमारे देश ने, हमारे देश में जो पहलगाम अभी पीछे अटैक हुआ था, जो पाकिस्तान के आतंकवादी आकर हमारे देश के नागरिकों को मार के गए थे, मासूम नागरिकों को, उस चीज़ पर कहा है कि ये क्या हुआ है, कॉमर्शियल गेन को सरकार ने ज़्यादा वरीयता दी है। पेटिशनर्स हैड ऑल्सो आस्क्ड द सुप्रीम कोर्ट टू कैंसिल द गेम, और पेटिशंस तक डाली गई हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वहाँ पर पेटिशनर्स ने, याचिकाकर्ताओं ने क्या करा है, बोला है सुप्रीम कोर्ट से कि इस गेम को कैंसिल कर दिया जाए। येट फिर भी इंडियन कैप्टन सूर्य कुमार यादव स्काई had decided that his team would not shake hands with its Pakistani counterpart, calling it an alignment with government policy. लेकिन सूर्य कुमार यादव ने क्या करा, उन्होंने डिसाइड किया, मैच हुआ, गेम खेला, गेम खेलने के बाद इंडिया जीत गया, इंडियन टीम जीत गई, उसके बाद हिज टीम वुड नॉट शेक हैंड, तो उनका जो कैप्टन थे सूर्य कुमार यादव, उनका क्या डिसीजन था कि वो हैंड शेक नहीं करेंगे पाकिस्तानी काउंटर पार्ट, यानी कि पाकिस्तान की टीम के साथ में वो हैंड शेक नहीं करेंगे, हाथ नहीं मिलाएंगे, कॉलिंग इट एन अलाइनमेंट विद द गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी अलाइनमेंट साफ दिखता है। It is striking that Mr. Thackeray and Mr. Owaisi from different ends of political spectrum echoed the BJP-led government's policy of disengagement from Pakistan, revealing how this debate has been circumscribed by notions of national solidarity. It is striking that ये जो मिस्टर ठाकरे और ओवैसी की बातें थी, ये अलग अलग डिफरेंट एंड्स ऑफ पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है, लेकिन इन्होंने फिर से रिपीट करी है, इको करा है किस चीज़ को, बीजेपी गवर्नमेंट की जो पॉलिसी रहती है डिसएंगेजमेंट फ्रॉम पाकिस्तान की, भी पाकिस्तान से हम एंगेज नहीं रहेंगे, कोई उसके साथ रिश्ता नहीं रखेंगे, उसी चीज़ को इन्होंने भी इको करा है, रिवीलिंग, और ये दर्शाते हुए हाउ दिस डिबेट हैज़ बीन सर्कमस्क्राइब्ड बाय नोशंस ऑफ नेशनल सॉलिडरिटी, राष्ट्रीय एकता के बारे में उसके जो नोशंस हैं, उसकी जो धारणा है, उसमें कहाँ तक ये चीज़ें सर्कमस्क्राइब्ड हैं, हैज़ बीन सर्कमस्क्राइब्ड मतलब लिमिटेड थी, उस चीज़ के बारे में यहाँ पर दर्शाया। But the BCCI is also partly to blame for having long operated outside the purview of sports governance law, sustained by networks that still link administrators to ruling parties. लेकिन जो BCCI है, हमारा जो क्रिकेट बोर्ड है भारत का,
इज ऑल्सो पार्टली टू ब्लेम, तो उसको पार्टली उसको ब्लेम किया जा सकता है फॉर हैविंग लॉन्ग ऑपरेटेड आउटसाइड द परव्यू ऑफ स्पोर्ट्स गवर्नेंस लॉ। तो इस स्पोर्ट्स की जो गवर्नेंस लॉ हैं उनके दायरे से बाहर ये चीज़ें देखी जा सकती हैं, तो बीसीसीआई को भी ब्लेम किया जा सकता है। सस्टेन्ड बाय नेटवर्क्स दैट स्टिल लिंक एडमिनिस्ट्रेटर्स टू रूलिंग पार्टीज, और अभी भी जो एडमिनिस्ट्रेटर्स बने हुए हैं बीसीसीआई के अंदर, वहाँ के जो चीफ बने हुए हैं, वहाँ पर जो पार्टीज वहाँ पर एडमिन बने हुए हैं, वो उनके लिंक्स जो है रूलिंग पार्टी से साफ पता चलते हैं, साफ लिंक्स उनके हैं। क्रिकेट हैज़ नेवर बीन इम्यून टू पॉलिटिक्स, और क्रिकेट कभी भी पॉलिटिक्स से अछूता नहीं रहा है, पॉलिटिक्स का हमेशा इन्फ्लुएंस क्रिकेट के ऊपर रहा है। कॉलोनियल इंडिया यूज इट टू नेगोशिएट पावर विद इंपीरियल रूलर्स एंड इंडिपेंडेंट इंडिया एंड पाकिस्तान इन्वेस्टेड देयर एनकाउंटर्स विद द वेट ऑफ पार्टीशन। कॉलोनियल इंडिया मतलब अंग्रेजों के समय का जो इंडिया था, यूज इट टू नेगोशिएट पावर विद इंपीरियल रूलर्स, तो क्या थे ये नेगोशिएट करने के लिए पावर को इंपीरियल रूलर्स के साथ में इनको क्या करते थे, नेगोशिएट करते थे। इंडिपेंडेंट इंडिया और पाकिस्तान इन्वेस्ट करा है उन्होंने, ठीक है, क्या करा है, लगाया है देयर एनकाउंटर्स, अपनी एनकाउंटर्स को, एक्सपीरियंस को विद द वेट ऑफ पार्टीशन के साथ में। तो मतलब क्या है कि आज भी पॉलिटिक्स तो बनी हुई है, जब भी इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है तो काफ़ी बड़ी राइवलरी देखने को मिलती है, तो खाली खेल तो नहीं हो सकता, उसमें कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स भी दिखती है। येट फिर भी क्रिकेट स्पेशली इन 1970s एंड 2000, लेकिन क्या था क्रिकेट 1970s में और 2000 के बीच में जो क्रिकेट हुआ, ओपनड स्पेसेस फॉर कॉन्टैक्ट विद द फील्ड अलाउइंग अ राइवलरी दैट वाज स्पोर्टिंग रादर देन मिलिट्री। 70 से 2000 के बीच में जो गेम हुए, जो क्रिकेट खिला, वो एक कॉन्टैक्ट था किस चीज़ में, विद द फील्ड अलाउइंग अ राइवलरी, वहाँ पर एक राइवलरी देखने को मिलती थी, स्पोर्ट की राइवलरी देखने को मिलती थी, प्रतिद्वंदता देखने को मिलती थी, रादर देन मिलिट्री, वहाँ पर मिलिट्री का कुछ ऐसा नहीं देखने को मिलता था। मतलब क्या, खेल को खेल समझा जाता था, जंग नहीं थी वो उस समय तक, मज़ा आता था, काफ़ी रोमांच रहता था, काफ़ी जोश के साथ खिलाड़ी खेलते थे दोनों साइड से, लेकिन वो मिलिट्री वाली चीज़ें वहाँ पर नहीं देखने को मिलती थी, जंग जैसे माहौल तो नहीं होता था। टुडे दिस ट्रेडिशन इज बीइंग इरोडेड बाय द कलेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्रिकेट इनटू अनदर थिएटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, और आज क्या है, ये जो ट्रेडिशन था इज बीइंग इरोडेड, ये खत्म हो चुका है, कम हो चुका है बहुत, बाय द कलेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है क्रिकेट का इनटू अनदर थिएटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अब क्या चीज़ें हैं, अब देखने को मिल रहा है साफ तौर पर कि भाई ये एक तरीके का युद्ध जैसा ही एक थिएटर है। स्पोर्ट पर्सन्स आर नॉट सोल्जर्स एंड देयर जेस्चर्स मैटर बिकॉज दे ड्रामेटाइज फेलोशिप। स्पोर्ट पर्सन्स सोल्जर्स नहीं हैं, खिलाड़ी सैनिक नहीं होते हैं, और इनके जो जेस्चर्स होते हैं, उनके जो हाव भाव होते हैं, मैटर करते हैं, बिकॉज दे ड्रामेटाइज फेलोशिप, क्योंकि ये भाईचारे को दिखाते हैं, दर्शाते हैं। टू विड्रॉ फ्रॉम इवन दिस मिनिमल कोर्टसी confuses solidarity with victims of terrorism with the repudiation of fellow athletes. To withdraw from even this minimal courtesy, ये जो थोड़ी बहुत भी शिष्टाचार है, अगर हम इसको देखें, कंफ्यूज कर देते हैं सॉलिडारिटी यानी कि एकता में, सपोर्ट में, जो विक्टिम्स टेररिज्म के विक्टिम्स बने, जो हमारे मासूम नागरिक वहाँ पर मारे गए पहलगांव में, उनके साथ सॉलिडारिटी तो सबकी है, पूरे देश की सॉलिडारिटी है, लेकिन ये वाली चीज़ जो गेम में हुई ये कंफ्यूज कर देती है विद द रेपुडिएशन। रेपुडिएशन का मतलब क्या होता है? रेपुडिएशन का मतलब होता है कैंसिल करना, खारिज करना। फेलो एथलीट्स को आप खारिज कर दे रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न वाली चीज़ें हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई, अब मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ इसमें क्योंकि कमेंट अलग हो जाएंगे। द एशिया कप गेम शोड हाउ फार इंडियन क्रिकेट हैज़ मूव्ड फ्रॉम द पोजिशन दैट स्पोर्ट अफर्म्स द फ्रेटर्निटी ऑफ ऑर्डिनरी लाइफ with its rituals of rivalry and joy rising in defense of violence and bloodshed. एशिया कप गेम शो करता है, दर्शाता है हाउ फार इंडियन क्रिकेट हैज़ मूव्ड फ्रॉम द पोजिशन दैट स्पोर्ट अफर्म्स द फ्रेटर्निटी ऑफ ऑर्डिनरी लाइफ विद इट्स रिचुअल्स ऑफ राइवलरी जॉय राइजिंग द डिफेंस ऑफ वायलेंस एंड ब्लडशेड। एशिया कप ने दर्शाया है कि भाई इंडियन क्रिकेट टीम मूव कर गई है एक ऐसी पोजीशन से जहाँ पर स्पोर्ट अफर्म करते थे, फ्रेटर्निटी को, भाईचारा दिखाते थे ऑर्डिनरी लाइफ का, विद इट्स रिचुअल्स ऑफ राइवलरी चलती थी, लेकिन वो स्पोर्ट के कंटेक्स्ट में चलती थी। जॉय होता था काफ़ी, राइजिंग इन डिफेंस, लेकिन अब क्या हो गया, राइज होकर के डिफेंस हो गया, वहाँ पर वायलेंस और ब्लड शेड को वहाँ पर कहीं ना कहीं हम खारिज करते हुए दिखा रहे हैं। ठीक है जी। इट इज़ बैड एनफ दैट द ICC प्लेसेस द इंडिया एंड द पाकिस्तान टीम्स इन द सेम ग्रुप इन मल्टीलेटरल टूर्नामेंट्स, क्रिएटिंग रिपीटेटिव मैच अप्स टू गो विद द इनऑर्डिनेट इन्फ्लुएंस द BCCI exerts ऑन these इवेंट्स। काफ़ी ज़्यादा ख़राब है ICC ने, इंटरनेशनल क्रिकेट जो ये कमीशन है, उसने क्या करा है, प्लेस कर दिया इंडिया और पाकिस्तान की टीम को एक ही ग्रुप में डाल दिया, मल्टीलेटरल टूर्नामेंट्स में, ठीक है,
क्रिएट करेंगे, रिपीटेड मैचअप्स हो जाएंगे साथ में। टू गो विथ इनऑर्डिनेट इन्फ्लुएंस हुआ है बीसीसीआई एक्सर्ट्स ऑन दिस इवेंट्स। ये जो बीसीसीआई ने एक्सर्ट किया, ये जो दबाव डाला आईसीसीआई के ऊपर, और फिर सेम करा उसने आईसीसी ने क्या करा, पाकिस्तान और इंडिया को सेम एक ही ग्रुप में डाल दिया, जिनके काफ़ी मैच देखने को मिलेंगे, तो वहाँ पर चीज़ें अलग तरीके से दिखाई जाएंगी। Rather than compounded artificialities, Surya Kumar and team should adopt the more responsible course and restore handshaking for the rest of the tournament. सूर्य कुमार देखो ये कह रहे हैं कि rather than compound these artificialities, ये जो बनावट है इसको और ना कंपाउंड करते हुए और ना इसको बढ़ाते हुए सूर्य कुमार और टीम को शुड अडॉप्ट द मोर रेस्पॉन्सिबल कोर्स, एक रेस्पॉन्सिबल कोर्स, एक एक्शन दिखाने चाहिए और रीस्टोर करना चाहिए, फिर से शुरू करना चाहिए हैंड शेकिंग फॉर द रेस्ट ऑफ द टूर्नामेंट। आगे जो टूर्नामेंट बचा है, आगे जो भी इंडिया के पाकिस्तान के साथ मैच होंगे, वहाँ कहीं ना कहीं हैंड शेक तो होना चाहिए। ये एडिटर बोल रहा है। स्पोर्ट इज़ पॉलिटिकल बट इट डज नॉट हैव टू बी वॉर माइनस द शूटिंग। स्पोर्ट पॉलिटिकल है, होता है, बट इट डज नॉट हैव टू बी वॉर माइनस द शूटिंग। तो ये भाई साहब ये वॉर जैसा नहीं दिखना चाहिए, खेल को खेल ही रहने देना चाहिए। इंटरनेशनल कंटेस्ट माइट मिमिक वॉरफेयर। इंटरनेशनल कंटेस्ट होते हैं, चाहे वो वॉरफेयर को दर्शाएं, बट द होल पॉइंट ऑफ स्पोर्ट इज लॉस्ट इफ स्पोर्ट पर्सन्स बिहेव एज प्रॉक्सीज ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स सीकिंग टू इन्फ्लेम पैशंस टू पोलराइज पीपल। भाई अगर होल पॉइंट क्या है स्पोर्ट का, भाई अगर लगातार इस तरीके से चीज़ें होंगी, हम कंटेस्ट करेंगे गेम के बीच में, अगर हम इस तरीके से बिहेव करेंगे तो क्या है कि जो स्पोर्ट का जो कंटेस्ट है ना, पूरा जो पॉइंट है वो खो जाएगा। और स्पोर्ट पर्सन्स अगर बिहेव करेंगे प्रॉक्सीज ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स, ऐसा लगेगा जैसे कि प्रॉक्सीज मतलब उसके नकली के तरीके से भाई पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो डायरेक्ट तो वहाँ पर फील्ड में जाकर के खेल नहीं सकते, पॉलिटिक्स नहीं कर सकते, तो ऐसा दिखता है कि वो पॉलिटिकल लीडर्स के प्रॉक्सीज, उनके कॉपी वहाँ पर खड़े हैं, जो कि बिहेव कर रहे हैं सेम तरीके से जैसे कि पॉलिटिकल लीडर्स बिहेव करते हैं। सीकिंग टू इन्फ्लेम पैशंस टू पोलराइज पीपल, और क्या चीज़ इन्फ्लेम हो जाएंगी, भड़क जाएंगी, पैशंस टू पोलराइज पीपल, लोगों को बंटवारे वाली चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। फिर ऐसे अच्छा एडिटोरियल था भाई, काफ़ी अच्छा था, काफ़ी सेंटिमेंटल चीज़ है। इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी सबको पता है, रीजंस भी पता है क्यों होती है इतनी ज़्यादा राइवलरी। सूर्य कुमार यादव ने हैंडशेक नहीं किया, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट में बताना। आपके हिसाब से क्या ये सही है, क्या ये गलत है, ये आप बता सकते हैं कमेंट में। ऑलराइट, तो ठीक है भाई, सबका अपना तरीका होता है चीज़ों को दिखाने का, बट स्पोर्ट्स है, ठीक है, स्पोर्ट है। अगर बात जंग की हो तो पाकिस्तान को आप बिल्कुल नेस्तो नाबूद कर दो, कुछ भी कर दो, वहाँ चलेगा, एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर, वहाँ पर चलेगा, बट स्पोर्ट को दिखाना चाहिए। एक पिक्चर ये भी हो सकती थी कि हम पाकिस्तान का कड़ा विरोध करते हैं, पूरा देश, पूरा हिंदुस्तान पाकिस्तान का कड़ा विरोध करता है, बट जहाँ पर खेल हो रहे हैं वहाँ पर एक पिक्चर ये भी सामने आ सकती थी कि पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस, पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान के टेररिस्ट हमारे देश के साथ में कितना गलत करते हैं, वो चीज़ तो सबके सामने है। दूसरी पिक्चर एक ये भी आ सकती थी कि वे प्लेयर्स हैं, प्लेयर्स तो एक नॉर्मल क्रिमिनल्स तो नहीं है, वो टेररिस्ट तो नहीं है, तो भाई एक तरफ दिखाया जा सकता था, वहाँ पर दर्शाया जा सकता था कि इंडियन प्लेयर्स एंड पाकिस्तान प्लेयर्स दोनों आपस में हैंडशेक कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हमको दुनिया देख ही रही है कि भाई टेररिस्ट जो है, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस, टेररिस्ट और आर्मी, ये तीनों मिलकर के हमारे देश के साथ क्या अत्याचार करते हैं, वो दुनिया देखती है। लेकिन दूसरी पिक्चर ये भी हो सकती थी कि एक तरफ जो मासूम नागरिक हैं दोनों देशों के, वो आपस में क्या हैं, एक जगह मिले हुए हैं, ठीक है, एक जगह भाईचारा उनमें बरकरार है। स्पोर्ट के अंदर तो एटलीस्ट देखने को मिल सकता था वो। बाकी ठीक है, जो भी है, सबका अपना अपना तरीका होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम कॉम्प्रहेंशन एमसीक्यूज करते हैं। अकॉर्डिंग टू द एडिटोरियल, व्हाट डज द रिफ्यूजल टू शेक हैंड्स विद द पाकिस्तान टीम सिग्निफाई। एडिटोरियल के अंदर रिफ्यूज़ल जो हुआ है, ये दिखाया है, हैंडशेक पाकिस्तान के साथ नहीं हुआ, इससे क्या सिग्निफाई होता है, क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, बताइए भाई, क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। अ शो ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप इन डिफिकल्ट टाइम, नहीं, स्पोर्ट्समैनशिप तो देखने को नहीं मिली, काटिएगा। एन अलाइनमेंट विद गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ डिसएंगेजमेंट, हाँ, गवर्नमेंट पॉलिसी जो है डिसएंगेजमेंट की, भाई पाकिस्तान के साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं रहेगा, वही चीज़ इस स्पोर्ट के अंदर इस बार देखने को मिली, बी ऑप्शन ही करेक्ट रहेगा। एक्ट ऑफ सॉलिडारिटी विद ऑर्डिनरी सिटीजन, नहीं देखने को मिला ऐसा कुछ। एक सिंबल प्रोटेस्ट अगेंस्ट द आईसीसी के खिलाफ तो कुछ नहीं था, ये बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। एडिटोरियल सजेस्ट करता है कि भाई क्रिकेट जो 1970 के और 2000 के बीच खेला गया, उसका क्या रोल था, 4 रोल सजेस्ट करा जा रहा है। इट वाइडन द गल्फ बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इसने पाकिस्तान और भारत के बीच का जो गल्फ था उसको और बड़ा कर दिया था, नहीं। इट री इन्फोर्स्ड, इसने री इन्फोर्स करा था मिलिट्री हॉस्टिलिटी थ्रू स्पोर्ट, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
इट सर्व एज ए मीडियम ऑफ स्पोर्टिंग राइवलरी रादर देन पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट। हाँ, स्पोर्टिंग राइवलरी होती थी ना कि पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट, तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। व्हाट द एडिटोरियल सेंट्रल कंसर्न क्या है? दैट द आईसीसी इज मैनिपुलेटिंग टूर्नामेंट स्ट्रक्चर्स फॉर फाइनेंशियल गेन। नहीं, सेंट्रल कंसर्न तो नहीं हो सकती है। द स्पोर्ट पर्सनस आर इंक्रीजिंगली बिकमिंग प्रॉक्सीज फॉर पॉलिटिकल एजेंडाज। हाँ, ये हो सकता है कि भाई जो खिलाड़ी हैं वो प्रॉक्सी के तरीके से नजर आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट हैज अलाउड द गेम टू गो अहेड। नहीं। कॉलोनियल हिस्ट्री स्टिल शेप्ड मॉडर्न। नहीं, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, ग्रामर एमसीक्यूज करिएगा। एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। नाइदर द एडमिनिस्ट्रेटर्स नॉर द प्लेयर्स। देखो, नाइदर और नॉर वाले में क्या होता है, हम चेक करते हैं नाइदर द दिस, नाइदर दिस नॉर दिस, तो फिर यहाँ पर जो आएगी ना वो इसके हिसाब से आएगी। तो प्लेयर्स कैसे हैं, नाइदर द दिस नॉर दिस, तो प्लेयर्स तो यहाँ पर प्लूरल है, तो प्लूरल के हिसाब से यहाँ पर क्या आ जाएगा, वर आ जाएगा। तो वॉस में एरर है, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। यहाँ पर वॉस की जगह पर हो जाएगा क्या, वर। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, टेंस यूजेज है। द एशिया कप गेम हैज शोड हाउ फार इंडियन क्रिकेट मूव्स अवे फ्रॉम अफर्मिंग फ्रेटर्निटी। एशिया कप गेम्स ने हैज शोड कुछ नहीं होता भाई, शोड कुछ नहीं होता। शोड तो सेकंड फॉर्म है हैज के साथ में, तो शोड क्यों लगाओगे भाई, शोड नहीं शोन, हैज शोन। ये ऑप्शन करेक्ट है, हैज शोन। स्पोर्ट इज डैश मोड ऑफ फ्रेटर्निटी, बिल्डिंग फ्रेटर्निटी, नॉट ऑफ वेजिंग वॉर। आर्टिकल का क्वेश्चन है। स्पोर्ट इज डैश मोड ऑफ बिल्डिंग फ्रेटर्निटी। स्पोर्ट क्या है, एक मोड है, एक जरिया है बिल्ड करने का, फ्रेटर्निटी को, भाईचारे को बढ़ाने का, नॉट ऑफ वेजिंग वॉर, ना कि युद्ध का। ए आ जाएगा, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट रहेगा। स्पोर्ट क्या है, एक मोड है, अ मोड ऑफ बिल्डिंग फ्रेटर्निटी, सी ऑप्शन करेक्ट है। क्लॉज टेस्ट को ध्यान से पढ़िएगा और इसको आप करिएगा, ध्यान से पढ़ेंगे बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। एक एक चीज़ ध्यान से पढ़ते चलेंगे। क्रिकेट इन साउथ एशिया हैज़ ऑलवेज बीन मोर देन अ गेम। क्रिकेट हमेशा से साउथ एशिया में क्या रहा है, एक गेम से बढ़कर रहा है। इन कॉलोनियल टाइम्स, मतलब अंग्रेजों के समय में, इट वॉज यूज्ड टू नेगोशिएट पावर विथ इंपीरियल रूलर्स। ये क्या था, हमेशा ये नेगोशिएट करने के लिए इंपीरियल रूलर्स से, हमारे यहाँ के जो शासक थे, रूलर थे, राजा महाराजा थे, उनसे कहीं ना कहीं नेगोशिएट करने में पावर यूज़ करते थे। वाइल आफ्टर पार्टीशन, लेकिन पार्टीशन के बाद जो मैच हुए इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, कैरीड द वेट ऑफ पॉलिटिकल राइवलरी, और वहाँ पर क्या है, हमेशा से एक तरीके से पॉलिटिकल राइवलरी देखने को मिली। येट ड्यूरिंग द 1970s, लेकिन 1970 से 2000 के बीच में जो क्रिकेट हुआ, क्रिकेट ऑफन बिकेम ए ब्रिज, एक ब्रिज था, ऑफरिंग कॉन्टैक्ट, उसमें होता था किस चीज़ में, कॉन्टैक्ट एंड स्पोर्टिंग राइवलरी रादर देन हॉस्टिलिटी। वायलेंट राइवलरी, देखो वायलेंट राइवलरी होनी, खेल के अंदर वायलेंस तो नहीं थी, मिलिट्री का कोई मतलब नहीं है खेल के अंदर, और सेरेमोनियल नहीं था, ये था स्पोर्टिंग राइवलरी। सेवंथ का ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये कैसी राइवलरी देखने को मिलती थी, स्पोर्टिंग रादर देन हॉस्टिलिटी, दुश्मनी ना होकर के स्पोर्टिंग राइवलरी देखने को मिलती थी। टुडे, आज क्या है, दिस रोल इज बीइंग इरोडेड एज टीम्स एज आर सीन एज डैश ऑफ पॉलिटिकल पोजीशन। आज क्या है, ये जो रोल था पॉलिटिकल राइवलरी, उसका स्पोर्टिंग राइवलरी का, इरोड हो गया, खत्म हो गया, कम हो गया। एज टीम्स आर सीन, क्योंकि टीम आप कैसी दिख रही हैं, मीडिएटर्स दिख रही हैं पॉलिटिकल पोजीशन की, मध्यस्थता तो यहाँ पर कुछ नहीं हो रही। सब्सटीट्यूट दिख रही हैं, नहीं सब्सटीट्यूट तो नहीं है। प्रॉक्सी या फिर क्रिमिनल, अरे क्रिमिनल तो नहीं है, खिलाड़ी क्रिमिनल थोड़ी है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रॉक्सीज ऑफ पॉलिटिकल पोजीशन, सी ऑप्शन, मतलब उनकी जगह पर वो बस प्रॉक्सी एज ए उनकी कॉपी के तरीके से काम कर रहे हैं। द रिफ्यूजल टू एंगेज इन इवन बेसिक जेस्चर्स ऑफ फेलोशिप सच एज शेकिंग हैंड्स रिस्क द वेरी स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट। रिफ्यूज़ल जो एंगेज हुआ किस चीज़ में, कि भाई आप जनरल जो जेस्चर्स हो सकते थे फेलोशिप के, भाईचारे के, वो भी आपने नहीं दिखाया। सच एज शेकिंग हैंड्स भी शेक नहीं करेंगे, तो इससे किस चीज़ का रिस्क है, स्ट्रेंथन हो जाएगा स्पिरिट, स्पोर्ट की स्पिरिट स्ट्रेंथन मजबूत होती है, नहीं होती है, ग्लोरीफाई होती है, नहीं होती है, एनहांस नहीं होती है, अंडरमाइन कमज़ोर पड़ती है। भाईचारा जो हो सकता था, फेलोशिप जो हो सकती थी स्पोर्ट के अंदर, वो कमज़ोर होती है। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट रहेगा। PQRS का क्वेश्चन है, लगाइएगा इसको। स्पोर्ट अफर्म्स फ्रेटर्निटी थ्रू रिचुअल्स ऑफ राइवलरी एंड जॉय। पढ़िएगा इसको, एक बार आप पढ़ लीजिए, इसको पूरा पढ़ लीजिए, फिर मैं कराता हूँ। पढ़ लो भाई, जल्दी से पढ़ लो बेटा इसको, फिर मैं कराता हूँ। चलिए आप पॉज कर लेंगे, अगर आपने अभी नहीं पढ़ा है तो उसको पॉज करके पढ़ लेंगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो हो जाएगा सब कुछ। डिफिकल्ट कुछ नहीं होता यार, आप जल्दबाजी में चीज़ें गड़बड़ करते हो।
अगर आप जल्दबाजी नहीं करोगे ना, ध्यान से पढ़ोगे सारी चीज़ों को, सब आसान है भाई, सब कुछ आसान है। स्पोर्ट अफर्म्स फ्रेटर्निटी थ्रू रिचुअल्स ऑफ राइवलरी एंड जॉय। स्पोर्ट्स पर्सन्स आर नॉट सोल्जर्स एंड देयर जेस्चर्स ड्रामेटाइज फेलोशिप। When minimal courtesies like handshakes are withdrawn, it blurs the line between sport and war. International contests may mimic warfare, but the purpose of sport is different. सेंटेंस में हम शुरुआत कहाँ से करें? देखो, when minimal courtesies मतलब एक बात शुरू हो गई कहीं ना कहीं बीच से हो गई, तो आर का ऑप्शन तो कट जाएगा। देखो, दे भी नहीं रखा, ठीक है। अच्छा, स्पोर्ट अफर्म्स फ्रेटर्निटी थ्रू रिचुअल्स ऑफ राइवलरी एंड जॉय। बात हो रही है कि भाई स्पोर्ट्स क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं फ्रेटर्निटी को, भाईचारे को, थ्रू रिचुअल्स ऑफ राइवलरी एंड जॉय। राइवलरी भी दिखती है वहाँ पर और जॉय जश्न भी दिखता है। स्पोर्ट पर्सन आर नॉट सोल्जर्स, ये सोल्जर्स नहीं है, तो इसका मतलब किसी बात के बारे में कहा जा रहा है, तो क्यू ऑप्शन तो बाद में आएगा। कोई बात शुरू हो गई और उसके बारे में कहा जा रहा है कि स्पोर्ट पर्सन जो है सोल्जर नहीं है, उनका जो जेस्चर्स है वो ड्रामेटाइज करता है फेलोशिप को, भाईचारे की चीज़ें बढ़ती हैं वहाँ पर, देखने को मिलती हैं सारी चीज़ें, तो मतलब कोई बात और हो चुकी है। जो एस ऑप्शन है इसको ध्यान से पढ़ो भाई, क्यू ऑप्शन तो कट जाएगा ना, क्यू ऑप्शन तो कट जाएगा, क्योंकि ये क्या है, नॉट सोल्जर्स मतलब कोई बात हुई है, उसके कंटेक्स्ट में बोला जा रहा है ये बात कि स्पोर्ट पर्सन सोल्जर थोड़ी हैं, उनके जो जेस्चर्स हैं वो फेलोशिप को बढ़ाते हैं, दिखा रहे, वहाँ पर चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो क्यू ऑप्शन कट जाएगा। दो ऑप्शन बचे, एस और पी, या तो पी से शुरू करेंगे या फिर एस से। शुरुआत अगर एस से कर ली जाए तो कितना सही रहेगा, देखते हैं। इंटरनेशनल कंटेस्ट में मिमिक वॉरफेयर। इंटरनेशनल कंटेस्ट जो होते हैं, टूर्नामेंट्स वगैरह जो होते हैं, वो मिमिक करते हैं वॉरफेयर को। नहीं, इंटरनेशनल कंटेस्ट मतलब बहुत सारी जो घटनाएं होती हैं वो मिमिक करते हैं वॉरफेयर को, बट द पर्पज़ ऑफ स्पोर्ट, लेकिन स्पोर्ट का जो पर्पज़ है ना वो डिफरेंट है, वो अलग है। ये बात हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। उसके बाद अगर हम क्यों रखें कि स्पोर्ट पर्सन आर नॉट सोल्जर्स, अब देखो यहाँ पर क्या हुआ है, एक बात हुई होगी, उसके बारे में फिर कहा जा रहा है कि भाई जो स्पोर्ट है ना वो डिफरेंट है, वो अलग है। और क्यों अलग है, इसमें फिर बताया कि स्पोर्ट पर्सन जो होते हैं वो सोल्जर्स नहीं है, उनके जो जेस्चर्स हैं वो ड्रामेटाइज करते हैं फेलोशिप को, तो एस के बाद क्यू ऑप्शन तो सटीक बैठ रहा है अभी तक तो। उसके बाद आर, वैन मिनिमल कोर्टेसीज लाइक हैंडशेक्स, जब हैंडशेक हो जाता है वो भी खत्म हो जाता है, ये ब्लर कर देती है, कमज़ोर कर देती है लाइन बिटवीन स्पोर्ट एंड वॉर, स्पोर्ट और वॉर के बीच की जो लाइन है ना उसको ब्लर कर देती है, उसको धुंधला कर देती है। हाँ, ये यहाँ तक भी ठीक है, आर ऑप्शन। और पी ऑप्शन सबसे लास्ट में हो जाएगा फिर, स्पोर्ट अफर्म करते हैं फ्रेटर्निटी को थ्रू रिचुअल्स ऑफ राइवलरी एंड जो, ये तो सही हो गया भाई, बी ऑप्शन ही करेक्ट हो गया, ठीक है, तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट रहेगा। पी से शुरुआत नहीं करा जा सकता क्योंकि बात लास्ट की है, वो बात लास्ट की है, स्पोर्ट क्या करता है ये चीज़ बाद में बताई जाएगी, और फिर यहाँ पर पहले बताया जाएगा कि पर्पस क्या है स्पोर्ट का, तो यहाँ पर बी ऑप्शन ज़्यादा सटीक है। चलिए, थोड़ा सा डिफिकल्ट था लेकिन अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो समझ में आ गया होगा। ये आंसर की है पीडीएफ से मिल जाएगी, पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिल जाएगी, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लिया करें डेली बेसिस पर। चलिए भाई, आप करते हैं वोकैब प्रैक्टिस विद ट्रिकी एमसीक्यूज, और यहाँ पर जितना आपने पढ़ा था सब कुछ आपको याद हो जाएगा। चलिए करते हैं इसको। विच टर्म रेफर्स टू ग्रुप बाउंड टुगेदर, एक साथ ग्रुप बाउंड है, शेयर्ड बिलीफ्स हैं उनके, और ब्रदरहुड, तो इसको क्या बोलते हैं, उसको तो भाई ब्रदरहुड को फ्रेटर्निटी बोलते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। विच वर्ड मीन्स एम्बॉडीमेंट और इनकारनेशन, अवतार के बारे में बात चल रही है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एवतार, ठीक है, तो सेकेंड का ए ऑप्शन करेक्ट है। विच एडजेक्टिव कौन सा एडजेक्टिव है, डिस्क्राइब करेगा समथिंग रेस्ट्रिक्टेड, लिमिटेड और कन्फाइंड विद इन बाउंड्रीज, बाउंड्रीज के अंदर, बाउंडलेस नहीं, बाउंड्रीज के अंदर तो बाउंडलेस नहीं हो जाएगा, एक्सपेंसिव नहीं है, इनफाइनाइट नहीं है, सर्कमस्क्राइब मतलब लिमिट के अंदर है। एन आइडिया, बिलीफ या फिर मेंटल इंप्रेशन है जो कि डिस्क्राइब करा जा सकता है, उसको क्या बोलते हैं, टैक्टिक, नोशन, एंटिटी या फिर रियलिटी। नोशन होता है, वो नोशन का मतलब ही होता है एक नोट ऑफ माइंड का आपका नोट, मतलब एक बिलीफ, आपका आइडिया। बी ऑप्शन फोर्थ का करेक्ट है। व्हेन पीपल यूनाइट इन सपोर्ट और म्यूचुअल एग्रीमेंट, जब लोग यूनाइट होते हैं, सपोर्ट करते हैं, म्यूचुअल एग्रीमेंट करते हैं, इस फीलिंग को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एस्ट्रेंजमेंट, डिवीजन, सोलिडरिटी। ए ऑप्शन करेक्ट है फिफ्थ का, सोलिडरिटी बोलते हैं, सोलिड तरीके से यूनिटी मतलब यूनाइट इन सपोर्ट और म्यूचुअल एग्रीमेंट, ए ऑप्शन करेक्ट है। द स्कोप और रेंज ऑफ अथॉरिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फॉल्स अंडर इट्स, क्या, स्कोप और रेंज ऑफ अथॉरिटी, किसी चीज़ की रेंज, किसी चीज़ का स्कोप ऑफ अथॉरिटी एक ऑर्गेनाइजेशन का, वो कहाँ आते हैं, उसके परव्यू में आते हैं, परव्यू, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है, सिक्स्थ का ए ऑप्शन करेक्ट है। टू ग्रेजुअली वियर अवे मतलब कमजोर होना, ट्रस्ट कमजोर हो रहा है, वैल्यू कमजोर हो रही है, मतलब इरोड कर रही है, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। मूवमेंट्स ऑफ द हैंड्स और बॉडी टू एक्सप्रेस मीनिंग आर, ऐसे मूवमेंट्स हाथों के, बॉडी के, जिससे कि एक्सप्रेशन आपके सामने आ जाते हैं, उसको बोलते हैं क्या, जेस्चर्स, मर्मर, हिंट्स या फिर विस्पर। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा, जेस्चर्स बोलते हैं उसको। पोलाइट बिहेवियर या फिर मैनर्स शोन इन सोसाइटी इज कॉल्ड, पोलाइट बिहेवियर है,
मैनर है, सोसाइटी के अंदर आप दिखा रहे हो, उसको बोलते हैं कर्टसी। कर्टसी 9th का ए ऑप्शन एकदम करेक्ट रहेगा। फॉर्मल रिजेक्शन और डिसओनिंग ऑफ अ क्लेम इज नोन। फॉर्मल रिजेक्शन है, डिसओन कर रहे हैं, किसी क्लेम को रिजेक्ट कर दे रहे हैं, उसको खारिज कर दे रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको? रिपोर्टिएशन बोलते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट है। ओपन रेजिस्टेंस हो रहा है किसी अथॉरिटी के खिलाफ, उसको क्या बोलेंगे? ओबीडियंस तो पालन करने को बोलते हैं। डिफाइंस, रेजिस्टेंस हो रहा, डिफाइंस, हाँ डिफाई करा जा रहा है। 11 का भी ऑप्शन ही करेक्ट रहेगा। सबमिशन तो पालन करने को बोलते हैं, कॉम्प्लायंस भी पालन होता है, ओबीडियंस, ये तीनों तो सेम है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। टू अप्लाई फोर्स और एफर्ट टू अचीव समथिंग, किसी चीज़ को अचीव करने के लिए आप अप्लाई करते हो फोर्स को या फिर एफर्ट को, उसको क्या बोलते हैं? उसको एक्सर्ट करना बोलते हैं। ए ऑप्शन एक्सर्ट करना, एफर्ट लगाना, एक्सर्ट एफर्ट। ओके। टू अराउज स्ट्रॉन्ग निगेटिव इमोशन को अराउज कर देना, खासतौर पर एंगर को, उसको क्या बोलते हैं? इन्फ्लेम बोलते हैं उसको। पैसिफाई तो शांत करना, अपीज नहीं, काम नहीं। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी। एक हार्मलेस अनट्रुथ स्पोकन टू अवॉइड हर्टिंग समवन, किसी को हर्ट ना करने के लिए, हर्टिंग को अवॉइड करने के लिए बोला गया एक झूठ, हार्मलेस झूठ है, उससे किसी का नुकसान नहीं होगा, उसको बोलते हैं वाइट लाई। बी ऑप्शन करेक्ट है। एन एक्ट दैट इज अनफेयर एंड अनएथिकल, एक ऐसा एक्ट है जो अनफेयर है, अनएथिकल है, और खास तौर पर कंपटीशन के अंदर। प्लेइंग फेयर, फेयर है तो अनफेयर कैसे हो जाएगा? टू हिट बिलो द बेल्ट, हाँ ये हो सकता है। टू द लाइन पुल 25 नहीं। बी ऑप्शन करेक्ट है। टू हिट बिलो द बेल्ट, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अ रेकलेस लाइफ स्टाइल ऑफ इंटेलिजेंस इन यूथ इज डिस्क्राइब्ड एज, एक रेकलेस लाइफ स्टाइल है इंटेलिजेंस का यूथ की, उसको क्या बोलते हैं? रेकलेस लाइफ स्टाइल है, लापरवाही भरा, और यूथ का सो वाइल्ड ओट्स, यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आवारागर्दी 16th का ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अ पर्सन इन एन अनफेयर इन्वायरमेंट फील्स लाइक, एक पर्सन जो अनफेयर इन्वायरमेंट में क्या फील करता है? अ फिश आउट ऑफ वाटर, कैट अमंग पिजन्स, वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग, या फिर स्क्वायर पेग इन राउंड टेबल। नहीं, अ फिश आउट ऑफ वाटर एक अनफेयर जगह पर, अनफेमिलियर जगह पर है, तो वो जगह क्या है उसके लिए? अ फिश आउट ऑफ वाटर टाइप का है। टू एम्प्टी अ प्लेस ऑफ पीपल और पोजेशन, पोजेशन को, पीपल को, सबको बाहर कर देना, उसको क्या बोलते हैं? क्लीन आउट, होल्ड इन, पैक अप, या फिर सील ऑफ। क्लीन आउट, चीज़ों को एम्प्टी करा देना, खाली करा देना, ये 3 का ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। टू मेक ए प्लेस टाइडी, किसी चीज़ को साफ करना, और टू मेक मनी फ्रॉम समथिंग, किसी चीज़ से पैसा बनाना। क्लीन अप, मैश अप, ब्रेक डाउन, या फिर टीयर अप। क्लीन अप को बोलते हैं किसी चीज़ को साफ करना। ठीक है जी। तो 19 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 20 टू लीव अ प्लेस क्विकली एंड कंप्लीटली, किसी चीज़ को बिल्कुल छोड़ देना। रन अक्रॉस, क्लोज इन, फिल इन, क्लियर आउट, तो क्लियर आउट इसमें करेक्ट हो जाएगा, किसी चीज़ को बिल्कुल छोड़कर जाना, उसको बोलते हैं क्लियर आउट करना। टू क्लैरिफाई कन्फ्यूजन और इम्प्रूव कंडीशंस इज टू, क्लैरिफाई करना कन्फ्यूजन को या फिर इम्प्रूव करना कंडीशन को, उसको क्या बोलते हैं? क्लियर अप, मिक्स अप, जैम अप, पैच अप। क्लियर अप बोलते हैं उसको। ये ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, कन्फ्यूजन को क्लैरिफाई कर देना। ठीक है। एक ऐसा पर्सन जो रोम करता रहता है, घूमता रहता है, एक विदाउट अ फिक्स्ड पाथ, मतलब ऐसे ही घूमता रहता है, भटकता रहता है, मतलब वेंडरर है। 22 का ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, एक अनमैरिड वुमन है, ऑफन बड़ी उसकी एज हो गई है, मैरिज से ऊपर की एज हो गई है, उस अनमैरिड वुमन को क्या बोलते हैं? स्पिंस्टर, सी ऑप्शन करेक्ट है। विडो तो जिसका पति मर गया होता है, ब्राइड दुल्हन होती है। चलिए आगे बढ़िएगा। अ हॉस्पिटल सेक्शन वेयर द सिक एंड इंजर्ड आर ट्रीटेड, जहाँ पर सिक को और इंजर्ड को ट्रीट करा जाता है, उसको क्या बोलते हैं? इन्फर्मरी, पेंट्री, नर्सरी, या फिर डॉर्मिट्री। और मुझे आप इन सब का मीनिंग भी अगर बता सकते हो तो बता देना। पेंट्री तो अभी पीछे मैंने बताया था, डॉर्मिट्री भी, नर्सरी सब बता रखा है। इन सब के मीनिंग अगर आपको पता है तो आप बताएंगे। 24 का आंसर भी आप ही बताएंगे। 24 क्वेश्चन का आंसर मुझे आप कमेंट में बताएंगे, ABCD ना बता करके वर्ड बताएंगे। ठीक है जी। तो एक ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ पर सिक बीमार लोगों को, कमज़ोर या फिर चोटिल लोगों का इलाज करा जाता है, उसको क्या बोलते हैं? बताएंगे आप कमेंट में। 25 का आंसर मैं बता दूंगा। एक ऐसा फेज़ है ह्यूमन लाइफ का, काफ़ी ज़्यादा फिजिकल और साइकोलॉजिकल चेंज हो रहे हैं उसमें, और कहाँ पर? 13 से 19 साल के बीच में। तो उसको क्या बोलते हैं? मैच्योरिटी, एडोलेसेंस, इन्फेंसी, या फिर सेनिलिटी। बताइए भाई, उसको बोलते हैं एडोलेसेंस। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। 24 का आंसर आप बताएंगे। आज कितने क्वेश्चन थे? 10 थे वहाँ पर और 25 थे यहाँ पर। 10 में से अगर आपने 7+ कर दिए हैं तो ठीक स्कोर है ये, और 25 में से अगर आपने यहाँ पर, आज तो मॉडरेट लेवल से, हाँ मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस थे, वर्ड्स आज मॉडरेट थे, तो 25 में से अगर आपके लगभग 19 नहीं 18 के आसपास बन रहे हैं, चलो 19 बनो, आज थोड़ा सा डिफिकल्ट इतना ज़्यादा नहीं था, 19+ अगर बन रहे हैं तो ये अच्छा स्कोर है। 35 में से अगर आपके 26+ मार्क्स आ रहे हैं तो ये एक अच्छा स्कोर माना जाएगा। कमेंट में आप मुझे अपना स्कोर बताएंगे। ठीक है, कमेंट में आप ज़रूर अपना स्कोर बताएंगे।
वीडियो अच्छी लगी है लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। ऑलराइट, चलिए बेटा, आप लगातार मेहनत करते रहिए, डेली वीडियोस में बने रहिएगा, डेली आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिएगा। कोई विदाउट एनी संडे भाई आपको तैयारी करनी है, क्योंकि आपको रुकना नहीं है जब तक आप जीत नहीं जाते हैं। चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।